Yes, Sanjana, you have raised the hand. What happened, beta? क्या हो रहा है आज ये? Somebody has raised their hand. I am seeing जब से मैंने ज्वाइन किया. As so, I am giving you the question and you have to equally participate. Then only I will get to know कि कितना आपको इस चैप्टर में से आता है. जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताना कौन से टॉपिक से हैं. In a face-centered cubic lattice, atoms जो कैपिटल A हैं, they are at the corner points, and जो atoms B हैं, ये हैं at the face centered points. Face centered points. If atom B is missing from one of face centered points, the formula of the compound would be. The formula of the compound would be. पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है AB2. कोई पोल जनरेट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, बस आपको डिस्कशन करना है. Then is the second option is A5B2. Third option is A2B3 and fourth option is A2B5. चलिए ले लीजिए fraction of seconds and try to solve it out. जिस बच्चे ने जल्दी कर लिया है वो बच्चा मतलब स्पीड से कर लिया, वो आप भेज सकते हो चैट बॉक्स में आंसर ऑप्शन जो आपका आ रहा है. गुड, आई हैव रिसीव्ड द टू ऑप्शंस टिल नाउ, टू आंसर्स एंड द सिंगल ऑप्शन, सेम आंसर है दोनों. मुझे तो नहीं लगता बेटा इतना टाइम लगेगा इसमें. एक आंसर मेरे पास आया डिफरेंट अभी तक. अच्छा पहले बताओ किस चैप्टर से क्वेश्चन है. सॉलिड्स. चलो इतना सब बच्चे ढूंढ पाते हैं ना. यस चलो अच्छी बात है, गुड. अब मुझे तुम ये बताओ कि दो जो एटम हैं उनमें से ए एटम कहाँ पे प्रेजेंट था, कॉर्नर पॉइंट्स पे, है ना. तो यहाँ पे हम निकालते हैं नंबर ऑफ ए. नंबर ऑफ ए एटम्स कैसे निकाल लेंगे. ए एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो मेथड क्या होता है, हु कैन टेल. Number of atoms into the contribution in one unit. पर्टिकुलर लोकेशंस लिखते हैं, है ना. यानी कि मुझे नंबर ऑफ कॉर्नर्स लिखने हैं. मल्टीप्लाई मुझे क्या करना है, उसकी कंट्रीब्यूशन, है ना, पता है ना सभी को. अब कॉर्नर तो बच्चा होते हैं और कंट्रीब्यूशन एक कॉर्नर पे एक एटम की 8 होती है. मतलब वो जो एक एटम कॉर्नर पे पड़ा है ऐसा नहीं है कि वो आपके 8 एटम गिने जाएंगे, क्योंकि एक यूनिट सेल काफी सारे और यूनिट सेल से शेयर्ड होते हैं. उसके कॉर्नर 8 से शेयर्ड होते हैं एक पर्टिकुलर कॉर्नर. तो एक पे कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गई, तो नंबर ऑफ ए एटम्स तो हो गए 1. और ए के बारे में उसने ऐसी कोई बात भी नहीं बोली है कि ए मिस हो गया या दिस एंड दैट. ए तो भाई कंप्लीटली इतना ही है. देखो बेटा जो 8 आपको दिखाई दे रहे थे ना वो एक है,
उसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप एक नींबू ले लो, लेमन ले लो, उसको सेंटर से काट दिया 2 हो गए, फिर ऐसे कट लगा दिया 4 हो गए, फिर एक ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो, तो आपके पास उसके 8 टुकड़े हो गए। अब 8 टुकड़ों को उठा के तुमने क्यूब के एक एक कॉर्नर पे रख दिया, और मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे पास कितने लेमन है, तो तुम ये थोड़ा कहोगे 8 है, तुम क्या बोलोगे कि मैम 1 है ना, तो हिसाब है। तो ये 1 आ गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बी की। वो बोल रहा है फेस सेंटर्ड पॉइंट। फेस सेंटर्ड क्या पॉइंट होता है, ये तो हो गए कॉर्नर, ठीक है, ये तो हो गए क्यूब के 8 कॉर्नर, दिस 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 दिस, तो ये कॉर्नर हो गए। फेस क्या है, फेस को रेड से लिख लो, 1 2 3 4, फ्रंट वाला और बैक वाला, 6 फेस हो गए। अब फेस का तो बिल्कुल ऐसे हिसाब किताब है ना कि एक ये फेस है, इस पे जो भी रखा है वो किसी एक और से शेयर हो सकता है बस, ठीक है ना, ऐसे शेयरिंग हो सकती है। तो फेस पे टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, तो नंबर ऑफ फेसेस हो गए तुम्हारे 6, मल्टीप्लाइड बाय हो गया कंट्रीब्यूशन, तो फेसेस 6 मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन 1/2, तो कितना आ गया, ये तो आ गया 3। बट क्वेश्चन का तो आंसर यहां तक आ सकता था, बट उसने एक ट्विस्ट भी डाला है। उसने कहा इफ द एटम बी इज मिसिंग, देखो नंबर ऑफ बी नहीं बोला, बस एक एटम बी मिस होता है, ठीक है ना, तो यानी कि जो आपका 3 आंसर आया उसमें से एक एटम मिस हो गया, जिसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी थी, 1/2, ठीक है ना। तो 3 - 1/2 कितना आ जाएगा, 3 2 6, 6 - 1 5, 5/2 आ गया या नहीं आ गया, नंबर ऑफ द बी, दिस इज अ, इसके साथ ही लिख सकते थे आप -1 × 1/2, तो ये कंट्री आ गया आपका 5/2। अब आप देखो, मुझे कर लेनी चाहिए अगली स्लाइड, या चलो लेट इट बी। ए पे कितने एटम आए तुम्हारे, 1, ए का आंसर आया 1 और बी का आंसर आया तुम्हारा 5/2। कोई ऑप्शन ऐसी है जिसमें फ्रैक्शनल है, नो, तो फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है इसके फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए 2 हो जाएगा और बी 5 हो जाएगा, तो आंसर आता है 4। मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा है जिन्होंने आंसर ना 3 भी दिया है मुझे, रुको, आंसर 1 भी दिया है मुझे, आंसर 2 भी दिया है और आंसर 3 भी दिया है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बात नहीं, इफ यू हैव डन रॉन्ग इट इज ओके, बट देखो जो बात एक बार समझा दी गई है ना, वो क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूज हो, वो कॉन्सेप्ट यूज हो के कोई और डाटा चेंज करके क्वेश्चन दे, तो वो गलत नहीं जाना चाहिए, मेरा यहाँ पे ये मकसद है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में बताओ किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो, नो मैम। मेरे अगर तुम नो मैम। कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे होगे, बाकी तो और कुछ नहीं है, कंट्रीब्यूशन सब बच्चों को पता थी। अगर किसी बच्चे ने इसमें से डायरेक्टली 1 माइनस किया है, जैसे 3 - 1 2 करके आंसर लगा दिया कि एक ए है और B2 है, वो गलत है बेटा। तो जो मैम मैंने एक, ऐसे किया था तो गलत हो गया। मैं बोल रही हूँ ना, वही बोल रही थी मैं, तभी आपने AB2 लगाया, हैव सीन। तो अगर बेटा आपका एक एटम वहां से मिस हो रहा है, तो उसकी तो फुल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी ना, तो उसकी जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो साथ में लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 4 ऑप्शन। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना पूरा कंसंट्रेशन रखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी है, 32 नंबर। वंडर वॉल्स, देखो ईमानदारी से करना है, ठीक है, जितना तुम्हें समझ आया, और जहां पे नहीं समझ आता मेरे से पूछना है। वंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर अ गैस इज स्टेटेड एज, और वो दे रखी है, nRT V - NB। सोच समझ के आंसर देंगे, चाहे देखो मैं बार बार ये बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ कि हमारी पहली प्रायोरिटी होता है क्वेश्चन का ऑप्शन सही बताना, टाइम रिड्यूस करना सेकंड प्रायोरिटी है। टाइम रिड्यूस होता है जब आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो पहला आपको सही ऑप्शन बताना, इस पे ध्यान दो। दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू perfect gas equation P is equal to nRT by V when number 1, temperature is sufficiently high
and pressure is low. Second option, temperature is sufficiently low and the pressure is high. Third option, both temperature and pressure very high. Fourth option, both temperature and pressure very low. Chaliye, start giving the answer in the chat box. Who have done, who know this? मेरे पास आ चुके हैं 4 से 5 आंसर जो सब अलग अलग हैं, मतलब कुछ कुछ बीच बीच में सेम है बट ऑलमोस्ट अलग है। वैसे वाला गेम नहीं है अभी इतने परसेंट 50-50% भी हो रहा है। चलो लेट्स गिव द अदर्स अ चांस। बाकी भी बताओ भाई, जल्दी बैठे नहीं रहना है, जल्दी जल्दी बताना है। 2 आंसर मेरे पास और आए हैं अभी। हाँ जी, चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, क्योंकि इजी क्वेश्चन था, करने वाला कुछ नहीं था, इसलिए जल्दी ले लेते हैं। देखो बहुत मिस्टेक्स कर रहे हो तुम लोग। आपको ये पता है कि आइडियल बिहेवियर होता है, और जब आइडियल बिहेवियर होता है तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। हाँ या ना? Yes. तो जब आपका आइडियल बिहेवियर PV इज इक्वल टू nRT होता है, या जो P इज इक्वल टू nRT/V होता है, आइडियल बिहेवियर पे जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड लो टेम्परेचर रखते हैं तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। हाई प्रेशर पे ही तो पास पास आते हैं ना? यस मैम। बेटा प्रेशर बढ़ाओगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो उनमें जो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन थी वो खराब हो जाएंगी। पहले फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन को 0 बोलते थे, आइडियल में कुछ ना कुछ फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन आ जाएंगी, है ना, और उनका वॉल्यूम भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आइडियल बिहेवियर से गैस डेविएट हो जाएगी। Yes, ma'am. तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे जो तुम्हारा आइडियल बिहेवियर है वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट। अरे परफेक्ट नहीं बनता, वो रियल बनता है। परफेक्ट तो आइडियल होता है, रियल बिहेवियर बन जाएगा। यस और नो? परफेक्ट किसको बोलते हैं? आइडियल को बोलते हैं। परफेक्ट किसको बोलते हैं? आइडियल को। ठीक है, तो आइडियल बिहेवियर हाई टेम्परेचर, ये लिख लो पॉइंट, पहले सुन लो मेरी बात है। चलो पहले हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, इस पे जो तुम्हारा आइडियल, या दूसरा वर्ड क्या बताया मैंने? परफेक्ट, ये किस में चेंज हो जाता है? Real. में। ठीक है, या इम्परफेक्ट। हाँ या ना? Yes, ma'am. बस एग्जामिनर को तुम्हारी ना ये कमजोरी पता है कि ये बच्चे सब पढ़ के आए हैं, उनको पता है कि आइडियल से रियल में हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जाता है। ठीक है, अब वो इतना स्मार्ट है कि उसने तुम्हें दे दी वंडरवॉल इक्वेशन, मतलब उसने तुम्हें कौन सा बिहेवियर लिख के दे दिया? रियल बिहेवियर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये जो इक्वेशन लिखी है ये आइडियल बिहेवियर की थोड़ा, ये कौन सा बिहेवियर है? Real. रियल। तो रियल बिहेवियर से जब आइडियल बिहेवियर पे वापस जाना है, PV इज इक्वल टू nRT पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? अब पहले हाई प्रेशर था, लो टेम्परेचर था, अब क्या करना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो इतना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, और आप लोगों ने वो भी गलत कर दिया।
देखो हमने क्या सीखा था जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर, कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, हाँ या ना? इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस मैम। अरे भैया दो बातें थी ना, एक तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन नहीं होती, और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आप नेग्लेक्ट कर सकते हो टोटल के मुकाबले, हाँ या ना? चलो बताओ, Yes, ma'am. है ना? तो अगर ऐसा था तो आपका रियल बिहेवियर आ जाता था जब हम प्रेशर बढ़ाते थे, और यस मैम। कम होता था। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, फोर्सेस भी होंगी, और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। अब क्या हुआ? अब हमने क्या कर दिया, ऑलरेडी एग्जामिनर ने कौन सा बिहेवियर दे दिया तुम्हें? ऑलरेडी एग्जामिनर ने रियल बिहेवियर दे दिया। तो इसका आंसर तो तुम्हें आता है कि आइडियल से रियल जाना है तो प्रेशर बढ़ाओ, टेम्परेचर कम करो। तो उल्टा भी तो आसान है ना बच्चा, अगर रियल से आइडियल जाना है तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाँ जी, अरे यस और नो? यस मैम। यस अच्छा, मैम। अब मैं ना तुम्हें कुछ बोलूंगी स्टेटमेंट, तुम मुझे उसका आंसर देना, हाँ? सोच समझ के आंसर देना, गड़बड़ नहीं करना। यस मैम। आइडियल टू रियल, यस मैम नहीं बोलना है, आंसर बोलना है। आइडियल टू रियल, बोलो जल्दी। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर। हाँ सही सही सही। रियल टू आइडियल, लो High हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर। हाँ तो ये आपको इक्वेशन के हिसाब से समझना पड़ेगा। चलो भाई, 8 नंबर तुम्हारे हमने तैयार करा दिए हैं इस पेपर के। अब आ जाओ 33 नंबर पे। और मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये तो क्वेश्चन नहीं गलत करोगे, तो जो गलत कर रहे हो सावधान हो जाओ। चलो अगला क्वेश्चन बहुत फेवरेट चैप्टर से है तुम्हारे, द स्टैंडर्ड। बेटा मैंने स्टैंडर्ड को एसटीडी लिखा, समझ जाना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईमानदारी से आंसर देना है खुद करके। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E naught of m plus 2m of 4 metals, 4 metals दी हुई हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी एंड डी, आर -1/1.2 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.85 वोल्ट एंड -0.76 वोल्ट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तुम्हें क्या करना है बेटा? द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन of the metals on applying potential is, पहला है ACBD, दूसरा है BDCA, थर्ड है CBAD, और फोर्थ है DABC। पहला ट्राई खुद से, जो तुम इस क्वेश्चन के बारे में समझ रहे हो उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसका मीनिंग क्या था। पहला ट्राई खुद से दो, वॉट एवर द नॉलेज यू आर हैविंग। You can send the answers. जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं ना, आई कैन हैव अ क्रॉस क्वेश्चनिंग, मैं उनसे पूछूंगी अभी। One more minute to go. ऐसा नहीं करना है कि हमारे एक दो आंसर गलत हो गए मैम हम आंसर नहीं देते हैं, फिर तो पेपर भी मत करना बेटा, ठीक है ना? यहाँ पे तो कोई +4 -1 हो ही नहीं रहा। यू मस्ट हैव अ करेज टू बियर द मिस्टेक टू।
उससे क्या होगा कि अगर एक्सेप्ट करोगे मिस्टेक तो मुझे ये तो पता लगेगा ना नहीं आता, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। एक बच्चा है विद द ऑफिशियल रतन नेम। कैन यू हियर मी बेटा? Is he present in the class? No answer. Okay, anybody from your choice who want to give the logic behind this question? I'm not going by the name. किसी को समझ में आया कैसे करना है? इसका मतलब क्या था क्वेश्चन का? मैम जो रिड्यूस होगा वो ज्यादा डिपॉजिट होगा, हाँ, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो मतलब वो सबसे ज्यादा डिपॉजिट होगा, तो हाँ। अकॉर्डिंग ऑर्डर लगा। तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? काव्या? यस मैम। काव्या ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनो। इट्स ओके जिनको नहीं आता, बट जब डिपोजिशन का क्वेश्चन फ्यूचर में आए तब नहीं अटकना चाहिए बच्चा। जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, देखो मैं हर चीज आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, साथ में चैप्टर लेके, गड़बड़ नहीं करना पेपर में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे क्या होता था? एनोड का वेट नेगेटिव। गेन होता था या लॉस होता था? लॉस ऑफ वेट होता था ना। Yes, ma'am. और कैथोड पे क्या होता था? Gain of. हाँ, गेन ऑफ वेट। गेन ऑफ वेट क्यों? Gain. तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि वहां पे कॉपर डिपॉजिट होता था, याद है? और यस मैम। जिंक डीकम्पोज होता था। अब जरा मुझे देख के बताना कि यहाँ पे डीकम्पोज वर्ड लिखा है या डिपॉजिट लिखा है वर्ड। Deposition. शाबाश। तो डिपॉजिट वेट लिखा है तो किसकी बात कर रहा है? कैथोड की। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन जिसका किसका होगा? जिसका क्या है? हायर रिडक्शन पोटेंशियल। देखो वैसे तो रिडक्शन पोटेंशियल सबका दिया हुआ है, तो जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका रिडक्शन पहले होगा, वो जल्दी जाके डिपॉजिट होगा। हाँ या ना? Yes, सबसे ma'am. ज्यादा प्लस वैल्यू है 0. यस मैम। हाँ ठीक है बेटा, 0.85, और वो है मेरे ख्याल से सी। ये देखो, वैसे तो और कोई ऑप्शन ही नहीं थी जिसमें सी पहले है। उसके बाद प्लस वैल्यू है 0.6 वाली, ये बी हो गया। फिर उसके बाद एक -1.2 है, एक -0.76 है। इसमें क्या विचार है, कौन ज्यादा है? -1.2 ज्यादा है या -0.6 ज्यादा है? -0.76। हाँ हाँ बिल्कुल, -0.76 ज्यादा है। फिर ए, तो इसका मतलब है 3 आ गया। तो ये तो याद रखना है कि क्वेश्चन में जो वर्ड पूछा है, देखो आप हम पढ़ के जा रहे हैं, जो उससे कनेक्ट करना है तुम्हें, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रही हूँ कि हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। आगे बोलो, लाइन पूरी करो। Higher will be the deposition of metals. हाँ, मोर विल बी द टेंडेंसी टू डिपोजिट। जैसे जो आपने बोला इंग्लिश में भी डिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, बस समझ में आना चाहिए सही। मोर विल बी द टेंडेंसी टू डिपोजिट ऑन द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। ऑन द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की स्पेस दी है, तुम समझ ही गए। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का ज्ञान हो गया पूरा? Yes, ma'am. बढ़ू आगे? Yes, ma'am. चलो जी, आगे आओ। इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर आ गया तुम्हारा 34। At a certain temperature, only 50% of HI, पहले मुझे चैप्टर बताना, हाँ, is dissociated into H2 and I2, ठीक है, at equilibrium. The equilibrium constant for the reaction. Equilibrium constant for the
रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहली ऑप्शन है 1.0, दूसरी ऑप्शन है 3.0, तीसरी ऑप्शन है 0.5, फोर्थ ऑप्शन है 0.25। चलो फटाफट से करो। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग कि हाँ चैप्टर कौन सा है, मेरे पास एक आंसर आया, कौन सा Equilibrium. है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमें, तो इक्विलिब्रियम ढूंढ लिया तो बाकी तो तुम फटाक से कर दोगे। चलो फिर भागो फटाफट, जल्दी बताओ बच्चा क्या आएगा। सॉल्व करना है, मैं मेरे जल्दी से ये मतलब है कि यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग। मेरा ये मीनिंग नहीं है कि मैं क्वेश्चन लिखूं और तुम ऑप्शन मेरे पास भेज दो, उससे तो फिर बेटा इतना तो हमें भी पता लग जाएगा कैसे आंसर आया। बेस्ट वे तो ऐसा होना चाहिए कि जिस बच्चे का आंसर आया उससे पूछो, ही मस्ट बी आंसरेबल, ही और शी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ क्या होगा। चाहे 10 क्वेश्चन करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे इस बात से बहुत बहुत ज्यादा मैटर है कि आपने जो सॉल्व किया वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वैसा कुछ आ जाए तो पता होना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि इसमें हमें ये करना था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो 10 पेपर्स में होगी और 10 पेपर में 10 अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, तो 10 कंसेप्ट बन गए तुम्हारे। अच्छा एक ऑप्शन मेरे पास आ गया है अभी, ठीक है या गलत है वो अभी देखा जाएगा, पर आ गया है। दो ऑप्शन, दो बच्चों के आंसर आ गए हैं। यस एवरीबडी कीप ऑन डूइंग। ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, तो डोंट लीव इन बिटवीन और कनेक्टिविटी अच्छी रखो अपनी। ख्याल से आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं ना, सबसे इजी क्वेश्चन है ये इक्विलिब्रियम का। म्यूट रहो बच्चा। चलिए 4-5 आंसर आए हैं अभी, लेट्स चेक इट आउट फॉर द आंसर। कितने बच्चों ने इसका रिएक्शन बनाया था पहले? यस मैम। बताना मुझे कैसे बनेगा रिएक्शन, जरा समझाओ। क्या ये मैंने सही लिखा या कुछ करना है इसमें और ऐड? मैम मैम 2 आएगा, 2 अच्छा है। 2HI is हाँ सही equilibrium. मैम इक्विलिब्रियम एरो भी। ठीक है। अब पहले टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या करते थे तुम? ये ले लो, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ऐसे ही Yes, करते ma'am. थे। उसके बाद तुम स्टोकियोमेट्री से चलते थे, तो टाइम इज इक्वल टू टी आ गया, यानी कि जिसको तुम बोलते हो एट इक्विलिब्रियम। तो अगर इसमें से x माइनस हुआ, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2x है, 2 है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसको 1 माइनस 2x लिख लो और इसको xx लिख लो, या अगर तुमने इसको x लिख लिया तो इसको क्या लिखोगे, x/2। बेटा जितना किसी का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना, वो उतनी स्पीड से जाता या आता है। अब इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो जितनी रेट से ये डिकम्पोज होगा ना, उतनी डबल रेट से ये बनेंगे, क्योंकि ये डबल रेट से जाएगा, उससे हाफ रेट से ये बनेगी। ठीक है, तो ये स्टोकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग। तो जिस बच्चे ने 1 माइनस 2x xx किया है वो भी ठीक है, जिस बच्चे ने ऐसे किया है 1 माइनस x x/2 वो भी ठीक है। बताओ इन दोनों में से कोई एक तरीका किया है तुमने? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, k#। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट upon concentration of reactant. यहाँ पे स्क्वायर भी मुझे लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये x/2 हो गया, x/2 हो गया, और ये हो गया 1 माइनस x का स्क्वायर। कितने बच्चों ने यहाँ पे स्क्वायर मिस किया था? यस मैम। देखा फिर आंसर कैसे आएगा बताओ मुझे। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, एट द इक्विलिब्रियम 50% डिसोसिएट हुआ। अब 50% डिसोसिएट हुआ का मतलब हो गया
कि 50% ये डिसोसिएट हुआ है, तो बताओ हाउ टू सॉल्व दिस नाउ, हम कैसे फॉर्म 2 किया कर है? सकते हैं। वो आ गया आपका, यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है, और 1 माइनस एक्स का आ गया तुम्हारा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको, ये कितना है, एक्स 50% है ना, जिसको डीओडी बोलते हो तुम, 50% कैसा हो गया बेटा, 1 1 बाय बाय 2। 2, है ना। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे जैसे आपने इसको यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे लिखा है ना ए बाई एक्स बाय 2 का स्क्वायर, उसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 बाय 2 का स्क्वायर जितना डिकम्पोज हुआ है। या मैं यहाँ भी कर सकती हूँ ये काम, इसको x को 50% मान लोगे, यानी कि ये आपका 1 बाय 2 हो जाएगा, तो 1 बाय 2 यहाँ आ जाएगा, 1 बाय 2 यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने रख दी, 1 बाय 2 का स्क्वायर, 4 हमारे पास था ही, 1 माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर, तो ये मेरे ख्याल से कैलकुलेशन तुम्हारी आती है 1 बाय 4। जो आपकी कैलकुलेशन 1 बाय 4 जाएगी वो 0.25 जाएगी। यस और नो? यस मैम। यस मैम। मैम आप लोगों ने जो ए बी सी आंसर दिए हैं वो कैसे दिए हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 बाय 2 सब्स्टिट्यूट करके एक्सप्रेशन में आपका डायरेक्ट आंसर था, ठीक है। ये तो कैंसल आउट ही हो जाएगा ना, तो दिस वन इज आंसर, तो 0.25 इज आंसर। कितने बच्चों ने ऐसे ही किया था क्वेश्चन? यस मैम। किसी का कोई और मेथड? चलिए कोई बात नहीं, सबका सेम मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। 35 नंबर कहता है डिसॉल्विंग, पहले मुझे चैप्टर बताना, ठीक है। 120 ग्राम ऑफ द कंपाउंड of the molecular weight 60, ये ब्रैकेट यहाँ पे एंड नहीं होती है, ये ब्रैकेट एंड होती है मॉलिक्यूलर वेट पे, 60 in the 1000 gram of water gave the density of the solution 1.12 gram per ml. The molarity of the solution is, किस चैप्टर का क्वेश्चन है? सॉल्यूशन। कोई भी बोल सकते हो, बेसिक कंसेप्ट्स भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, दोनों में जाएगा। सॉल्यूशन सही आंसर दिया है, पहला ऑप्शन है 1 मोलर। देखो आप टेंशन नहीं लेनी है, ये सोचो कि हमें इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, हमें ये पता लग गया कि 50% डिसोसिएट होता है, तो उसमें x की वैल्यू हम 1 बाय 2 भर के सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। हमें ये पता लग गया कि अगर हमने क्वेश्चन में उसको बैलेंस नहीं रखा इक्वेशन में तो आंसर हमारा गलत आएगा। हमें ये बात समझ में आ गई कि स्टोइकियोमेट्री में उसका स्क्वायर लेना है। द थिंग इज अपनी गलतियों से सीखो, ठीक है बेटा, सॉल्यूशन का है, इट्स ओके। चलो आगे बढ़ो, ट्राई टू सॉल्व इट आउट क्विकली। चलो बेटा, दो आंसर हमारे पास आ चुके हैं, सही गलत हमें पता नहीं है,
अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। चलो अब आ चुके हैं 4 आंसर। Some of the students have sent. चलिए लेट्स चेक इट आउट। हाँ जी, मोलैरिटी का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? मोल्स ऑफ और मुझे तो ये बात पता नहीं है कि मोल्स किसके लेने हैं, तुम बताओगे तभी पता लगेगा। मोल्स किसके लेने हैं? सॉल्यूट। हाँ, अपॉन वॉल्यूम किसका लेना है? सॉल्यूशन। टोटल मतलब सोल्यूशन का, ठीक है। और ml में क्वेश्चन दिया है तो साथ में क्या रखना है? 1000। तो कितने बच्चों को नंबर ऑफ मोल की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी? उसने नाम वगैरह कुछ नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चन में कंपाउंड वगैरह सोल्यूशन वगैरह लिख के ही कर लिया है। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में उसने लिखा है 120 ग्राम को जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है, डेंसिटी इसकी इतनी थी। तो अब मुझे बताना जरा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 2 मास बाय मोलर। हाँ, 120/60। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। यहां तक तो किसी का गलत नहीं हुआ। पर इस क्वेश्चन में ना हमारे पास इसका कोई यूज है? मुझे बताना जरा, क्या इसका कोई यूज है? 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इज देयर एनी यूज? मैम मैंने डेंसिटी दी है। हाँ जी, मैम क्योंकि हमें डेंसिटी दी है ना। अच्छा चलो फिर डेंसिटी से क्या निकालेंगे हम? वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम निकालेंगे, मास अपॉन मैंने डेंसिटी। तुम्हें पूछा तो तुमने मुझे आंसर नहीं दिया कि इसका कोई यूज है या नहीं। तो डेंसिटी हो गई मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तुम्हें क्या पता करना है? तुम्हें पता करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी। मास किसका लेना है? मोल्स का। मोल्स का मास कैसे होता है भाई? हाउ इज अ मास ऑफ द मोल्स? मोल्स तो हो गए अपने, मास किसका लेना है? डेंसिटी किसकी कैलकुलेट कर रहे हो? H2। हाँ, H2O की कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। डेंसिटी बच्चों साफ साफ लिखा हुआ है सॉल्यूशन, फिर भी नहीं पकड़ पा रहे। डेंसिटी किसकी ले रहे हो? सॉल्यूशन की। तो मास भी किसका होगा? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम भी किसका होगा? सॉल्यूशन का। हाँ या ना? यस मैम। होता क्या है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है, तो इसलिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास हम कई बार सॉल्यूशन का मास सॉल्वेंट को ही कंसिडर कर लेते हैं। तो बताओ जी आगे क्या आएगा? हाउ यू हैव मैम कैलकुलेटेड? 1120 1120। ओके जी, मास कितना दिया हुआ था हमारे पास? मास ऑफ द सॉल्यूशन कितने बच्चों ने सही कैलकुलेट किया था? दोनों को प्लस करके बताओ मुझे। यस मैम। चलो वेरी गुड, जिन बच्चों ने कैलकुलेट किया है उनके लिए गुड। 1120 मास आएगा। डेंसिटी कितनी है? 1.12। तो मुझे तो लगता नहीं और क्वेश्चन में कुछ करना पड़ेगा मुझे। नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन तुमने मुझे बता ही दी है, 120/6 लो 60 लिख दो मैडम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी, यू पीपल आर क्वाइट स्मार्ट, 1120 डिवाइडेड बाय 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इसका आंसर तुम्हारा सॉल्व करके कितना आता है? 2.05। 2.05 तो नहीं, अच्छा 2.05 आता है तो फिर 2.50 तो नहीं लगाया होगा तुमने? नहीं मैम, तो ये 2.00। 2.00 वाले तो बिल्कुल सही है फिर। तो ये आपके पास आंसर आता है। तो
तो इस क्वेश्चन में गलती के चांसेस कहाँ थे? इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स तो कोई भी बच्चा गलत नहीं निकालेगा। जब मैंने तुम्हें पूछा कि इसका कुछ यूज होगा, यू वर साइलेंट, तुमने नहीं बताया। जब मैंने पूछा कि डेंसिटी किसकी दी हुई है, तो भी तुम चुप। तो जब तुम्हें यही नहीं पता कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन में मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होगा, तो आप फिर कैसे मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, तो दोनों को प्लस करके सॉल्यूशन का मास निकालना होता है। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट होता है, तो हम सॉल्यूशन का मास उसके बराबर ले लेते हैं, पर वो एग्जामिनर हमें वैसा इंडिकेशन देगा। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, मास ऑफ द सॉल्यूशन दोनों को प्लस करके निकाल दिया, डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, सारा डाटा ml में था तो 1000 ले लिया, तो आपके पास आंसर आ गया। करेक्ट? यस मैम। ऐसा क्वेश्चन जिससे डेंसिटी से सॉल्व करना हो वॉल्यूम, निकाल पाओगे पेपर में? यस मैम। चलो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। चलते हैं फिर आगे। 35 से आ गए हम 36 नंबर पे। 36 नंबर क्वेश्चन किस चैप्टर से है, चलो देखते हैं। द हाफ लाइफ पीरियड of the first order reaction is 15 minutes. The amount of the substance left over, amount of the substance left after 1 hour will be, पहला ऑप्शन है बच्चा 1/4 of original amount, सेकेंड है बेटा 1/8 of original amount, थर्ड चैप्टर है 1/16 of original amount, फोर्थ है 1/32 of original amount। हाँ जी, किस चैप्टर से है क्वेश्चन? केमिकल काइनेटिक्स। चलो, इतना पता है, अब ट्राई टू सॉल्व इट। Some students are giving the answer and I am expecting कि आप खुद कैलकुलेट करके दे रहे हो और आपको आता है ये कैसे। तो फिर जब आप लोगों से पूछा जाता है then why you are silent, तो तब भी आंसर आना चाहिए आपको। चलिए, लेट्स चेक इट आउट। हाँ जी, क्या आंसर लग रहा है आपको? ऑप्शन सी। मैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तो लग रहा है, कैसे पता तुम्हें? बताओ मुझे, कोई बच्चा है जिसको पता है कैसे करना है? मैम देयर आर 4 हाफ लाइफ इन 1 hour। शाबाश। सबसे पहला जो काम होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट करना है। वैसे मैंने, मेरे से तुम लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा,
तो मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगी, अगर किसी की भी रिएक्शन की कंप्लीट लाइफ 50 साल है मान लो, अब 50 साल में जो रिएक्शन होता है वो तो फिर भाई कोई डिग्रेडेशन होगा बड़ा, है ना। कार्बन डेटिंग से जैसे ये कैलकुलेट करते हो, कोई बहुत टाइम लग रहा है किसी को, चलो 5 मिनट वाला ले लो, लैब वाला रिएक्शन ले लो। तो 5 मिनट में अगर रिएक्शन होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हाफ लाइफ 2.5 है ना। 5 मिनट में रिएक्शन होता है और उसकी हाफ लाइफ 2.5 हो जाती, तो फिर तो उसमें ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं रहता कि कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो 2.5 मिनट में अभी हाफ नहीं हुए, कई उससे भी पहले हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि हाफ लाइफ का क्राइटेरिया ये होता है सिर्फ जितने टाइम पे जितने से तुमने स्टार्ट किया है उससे हाफ कंसंट्रेशन हो जाए। अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ 60 है मान लो टोटल एज, तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो 30 में क्वाइट एनर्जेटिक हैं और कई ऐसे भी होंगे जो 30 से पहले ही इतनी एनर्जी नहीं रख रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके रिएक्शन की स्पीड पे। तो सबसे पहला काम जो तुमने कैलकुलेट करना है वो है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ, है ना, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये कैसे कैलकुलेट करोगे। ये कैलकुलेट करने के लिए देखो 50% कंप्लीट, हाफ लाइफ मतलब 50% है ना, 50% कंप्लीट होता है 15 मिनट में, ठीक है। तो अगर 15 मिनट में कंप्लीट करता है तो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल उसका कितना था 1 आवर पूछ रहा है वो, तो जितना टाइम में आपको वो पूछ रहा है कि कितना रह जाएगा, वो 1 आवर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 60 मिनट्स हो गया, है ना। यस मैम। जितने टाइम की वो बात कर रहा है वो टाइम ले लो 60 मिनट, जितने में वो हाफ होता है वो ले लो 15 मिनट। तो यानी कि 60 मिनट जिसकी वो बात कर रहा है उसमें वो 4 हाफ लाइफ आ जाएंगी उसकी, 4 उसकी हाफ लाइफ है। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो डायरेक्ट इक्वेशन है, पता है किसी को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट की, कंसंट्रेशन अपॉन 2 टू द पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट की इक्वेशन होती है ए नॉट जो इनिशियल कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। और बच्चा यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। और ये इतना ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला आई कांट एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑर्डर के जो रिएक्शन होते हैं ना वो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, पता है ना तुम्हें। जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो फर्स्ट लॉ ओबे करते हैं और उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इक्वेशन यूज होती है। तो ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, तो आ गया ए नॉट डिवाइडेड बाय 16। आप देखो ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 60 मिनट्स, आफ्टर 60 मिनट जिसमें वो 4 हाफ लाइफ कर गया। तो अगर ये ए नॉट बाय 16 हो गया तो स्टार्टिंग में कितना होगा ए नॉट, तो यानी कि पहले से कितना कम हो गया 1/16। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास पेपर में आए सबसे पहले तो तुम जितने टाइम पे वो कैलकुलेट करने को बोल रहा है ना कि कितना बचेगा, उस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लो हाफ लाइफ कितनी है। अगर उसकी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की 15, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोल रही हूँ क्योंकि ये रेडियो एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर में ही होता है और इसी के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 मिनट अगर उसका हाफ लाइफ पीरियड है तो 60 मिनट में वो उसकी हाफ लाइफ आ गई 4, बाकी जितना इनिशियल था डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर द नंबर ऑफ द हाफ लाइव्स। दिस इज अ फार्मूला। ये ऐसे ही किया था तुम लोगों ने, यस मैम। यस मैम। इन लोगों ने यही आंसर दिया, ऐसे ही किया था। चलो यस मैम। आ गए हैं भाई हम 37 नंबर पे, 30 से हमने स्टार्ट किया था। अ करंट ऑफ, पहले मुझे चैप्टर बताना, हाँ पहले सुन लो पूरा, वैसे तो अभी आ गया होगा तुम्हें आंसर। करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज, बताओ कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर करंट देता है तुम्हें, केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री। चलो शाबाश। करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज फॉर द 2 आवर through an electrolytic cell. Electrolytic cell containing a molten salt of metal X. The results in the decomposition
of 0.250 mole of the metal X at the cathode, बड़ी स्टेटमेंट देके डर नहीं जाना है, at the cathode, full stop. The oxidation state of X in the molten salt is, बाकी फैराडे कांस्टेंट लिखा हुआ है, मैं नहीं बताऊंगी, वो तुम्हें पता ही है. नंबर 1 है +1, नंबर 2 है +2, नंबर 3 है +3, नंबर 4 है +4. Go for it. Yes, one student has given the answer. Three students. Yes. क्या दे रखा है बेटा? The current of 10 amperes flows for 2 hours through an electrolyte. Electrolytic cell containing a molten salt of metal X. Resultant decomposition of 0.250 of the metal X
at cathode the oxidation state of metal is. अब तो काफी सारे मेरे पास आंसर आ गए हैं, बट आई एम क्वाइट सरप्राइज, सारे आंसर सेम है, किसी का भी कुछ गलत नहीं है. ओके, देन टेल मी हु हैव सॉल्व. सबसे पहले क्या किया तुमने? मैम पहले तो इसका डिकम्पोजिशन का मतलब हल्का सा रिएक्शन लिख लिया एक्स के टर्म्स में या फिर कोई भी. चलो ठीक है, एक्स ले लिया. डिकम्पोजिशन मेटल का अगर होगा तो इसका मतलब है, हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई मेटल डिपॉजिट होती है तो उसमें रिडक्शन रिएक्शन होता है ना. मैं Yes. N+ लिख देती हूँ, चलो इससे. तो मैं एक्स को मैंने एक्स लिख दिया, तुमने कहा था, तो एनी ऑफ द M यू कैन टेक. एक्स लिखा है तो एक्स लिख लो. N इलेक्ट्रॉन इसने खा लिए तो एक्स हो गया. ये तुम्हें कैलकुलेट करना है कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी इसकी. तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें? टाइम देख लो कितना दिया हुआ है. मैम इसको सेकंड्स में चेंज करेंगे. चलो वो भी कर देते, वो तो आसान है. 2 × 3600 हो जाएगा, तो वो आ गया 7200 सेकेंड्स. ठीक है, आगे बताओ. फिर चार्ज। करंट टाइम, चार्ज इज इक्वल टू करंट टाइम, और ठीक. 10 एम्पियर इनटू 7200 सेकंड इज इक्वल टू चार्ज को 72000 ना यहाँ कूलम. पे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं केमिस्ट्री में. ठीक है, तो तुम चार्ज भी लिख सकते हो, जो भी लिख लो. I × T लिखोगे बेसिकली, है ना. तो I कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में भाई? 10 दिया हुआ है. टाइम कितना तुमने ले लिया? 72 तो ये आ गया 72,000. 2000 कूलम. चार्ज है तो कूल. आगे बताओ, मैंने आगे की कहानी. कि वन जैसे होता है 1 मोल ऑफ एक्स के लिए कि 96500 कूलम चार्ज चाहिए, गुड गुड तो गुड. 0.25 के लिए उसके Very- साथ प्ले करते हैं. वेरी गुड. 96500 कूलम डिपॉजिट करता है 1 मोल, 1 मोल. है ना. 1 मोल कोई भी कंपाउंड का. हम इसको उल्टा भी, 1 मोल के लिए कितना होगा आपका? 96500 कूलम. ठीक है, अब हमारे पास कितने कूलम हैं? 0.25 मोल डिपॉजिट. 96500. हमारे पास कितने कूलम है यहाँ पे? 0.25 मोल है हमारे पास. तो 0.25 मोल के लिए हमें कितना चाहिए होगा? ये अच्छा 1 मोल के लिए मुझे दिया हुआ था, तो 0.5 मोल के लिए कैसे निकालेंगे भाई? हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड इफ दिस इज फॉर द 1 मोल? मैम मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो कितना आया आपका? 24125. ठीक है, 0 पॉइंट कितना है हमारा? 25 है ना. इतने मोल के लिए हमारे पास आ गया 241, कितना है आगे? 25. ठीक है, यानी कि इतनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई तुम्हारी कूलम. ठीक है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नहीं तुम्हें पता अभी, है ना. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? हमारे पास तो टोटल इतना चार्ज है ना, तो इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाइड बाय n करेंगे अगर. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर Yes. इसको मल्टीप्लाइड बाय n करेंगे जो तुमने निकाला है, तो आपके पास टोटल चार्ज आएगा 72000 कूलम. तो अगर तुम्हें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे जाएगा? 72000 डिवाइडेड बाय whatever you have 24125. तो कितना आ गया? तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए. ठीक है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर प्लस, समथिंग. चलो जो भी है एनी हाउ, और फ्रैक्शन में तो इसी के साथ जाएगा ये. तो अगर ये 3 आता है तो इसका मतलब पहले 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +3 जाएगी. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में तुमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया, 7200 कूलम टोटल चार्ज ये इसमें से पास हो रहा है. इतना चार्ज पास होने पे कितनी मेटल डिपॉजिट होगी, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके लिए तुमने पहले मोल कॉन्सेप्ट का लगा दिया कि 96500 कूलम 1 मोल के लिए होता है. अब 1 मोल के लिए इतना है तो 0.24 तो इसका कम फैक्टर है, इसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास आ गया कि इतना कूलम हमने बेसिकली 0.24 मोल के लिए हमें चाहिए. बट हमारे पास उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन उसमें डिपॉजिट होंगे? तो मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. क्योंकि अगर 1 मोल हम डिपॉजिट करते हैं ना तो उसमें F फैराडे लगता है और 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है. तो अगर हमने उसमें N इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करवाने हैं तो NF लगता है ना.
यस ठीक है मैम। ना। तो जितना हमारे पास चार्ज आया उसको n से मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल तो इतना वो पास कर रहा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा तो दैट आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन इसका फटाफट से जल्दी जल्दी से कर लेते हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। मैम ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। सॉरी आई वाज टॉकिंग म्यूट ओनली। यस, ये 2014 का पेपर था। देयर विल बी द शेयरिंग ऑफ अ प्लान विद यू पीपल, जिससे आपको ये बता भी दिया जाएगा। बट मैं ये समझती हूँ कि अगर बिना बताए पेपर आपसे किया जाए ना डिस्कस, तो एटलीस्ट आप ईमानदारी से करोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको ना अपने से दे रही हूँ इसमें से, क्योंकि अगले के लिए लग जाएंगे 10 मिनट, ऑर्गेनिक का है। मैम मैं तो बोल रहा था कि मैंने बोला ऐसे ही आप रैंडम ले रहे क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक से ही ले लें। हाँ हाँ, वो भी करेंगे हम, मतलब बेसिकली ऐसे भी करेंगे कि जब आपके पास ऑर्गेनिक का आ रहा है, पहले तो पेपर्स भी करेंगे। एंड वी आल्सो डू दिस लाइक कि मैं बताती हूँ आपको, लेट मी टेल दिस क्वेश्चन फर्स्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस अगर देख के नहीं घबराए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलिए बताइए क्या होगा। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट अ पोल। एक ही बच्चे का आंसर आया है अभी। चलिए, 3-4 स्टूडेंट का आंसर आ गया है। हाँ जी, क्या लगता है क्या होगा इस क्वेश्चन में? ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? ये इसका ऑर्थो है, ये इसका पैरा तो वैसे मैंने बनाया नहीं है, बट एनी हाउ या मेटा या कुछ। कितने बच्चों को लगता है ए और बी में से कुछ हो सकता है? नो मैम। अरे, और ए और बी में से कुछ भी नहीं होगा। बेंजीन का एरोमेटिक न्यूक्लियस एक स्टेबल न्यूक्लियस होता है। इसकी डीलोकलाइजेशन से, एरोमेटिसिटी से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इसको स्टेबलाइज करती है। तो जब भी कभी इसके साथ हाइड्रोकार्बन पार्ट लगाओ तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन मान के क्वेश्चन किया करो। सिर्फ इतने पार्ट से क्वेश्चन होगा, ये सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर है। और इसमें कुछ भी नहीं क्वेश्चन था, ये एमआर का क्वेश्चन है बस।
मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहां पे Br लग जाएगा और दूसरी जगह पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ये AMR था। तो जब भी पेपर में आपको क्वेश्चन और हाँ अनलेस एंड अनटिल कोई, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे अगर आपके पास साइड चेन दी हुई है और रिएजेंट दिए हैं तो ये नहीं रिएक्ट करता। हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है पर उस टाइम पे दूसरी चेन नहीं होती इसके साथ। ठीक है, अगर कंडीशंस दी हो चेन के रिएक्शन की तो चेन रिएक्शन करना है। चेन का मतलब है जो साइड वाला पार्ट है उसको करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी था। ठीक है, आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? आज हमने 7 क्वेश्चन किए हैं। तो विल ट्राई कि जैसे 30 में से 20-25 तक पहुंच जाएं हम। थोड़ा वो तब हो पाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा।